हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में। आप देख रहे हो ये पढ़ ले। आज की इस क्लास में हम 11th ऑफ नवंबर 2019 के शिफ्ट 2 कवर करने वाले हैं। आज की इस क्लास से आपको पता लग गया वाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, हिंदी में आपको क्यों कंटेंट नहीं पढ़ना, उसका मैं आपको प्रॉपर एक रीजन दिखाने वाला हूँ। प्लस होप सो आपने जो हमने इससे पहले जो 4 क्लास ली हैं, कौन सी 11th ऑफ नवंबर 2019 शिफ्ट 1 की, आप सभी ने वो देख ली हो, जो इंपॉर्टेंट आपको लगा आपने नोट्स बना लिए हों। प्लस एक बात और है भाई, देखो अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उसका कोई रिजल्ट भी दिखना चाहिए। रिजल्ट एज एन कि आई डोंट वांट वो 20 22 23 25 बच्चे लाइव, जब ये लाइव होता है, प्रीमियर होता है ना। तो एटलीस्ट भाई अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके ला रहा हूँ तो मेक श्योर आप भी कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और एटलीस्ट इस लाइव के टारगेट को 50 60 तो पहुँचाओ कि एटलीस्ट एक करंट पीरियड ऑफ टाइम पे 50 60 बच्चे देख रहे हो इस चीज़ को। समझ पा रहे हो? अगर आप मेरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये सीरीज चलती रहे तो इतना एक्सपेक्ट तो मैं कर सकता हूँ आप सभी से, है ना। तो जिस भी आपको दोस्त को ज़रूरत है जो पढ़ाई कर रहा है वो ज्वाइन करे 11 बजे, है ना। और 1 घंटा है, 1 घंटे में हम क्लास कंप्लीट कर देते हैं। 1 घंटा आप रोज का बना लो, 11 से 12 मुझे क्लास लेनी है पेडागोजी की। रिवीजन भी हो जाएगी, कोई कंसेप्ट में कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 11th ऑफ नवंबर 2019 शिफ्ट 2 से। अच्छा, इससे पहले वाली जो आपने क्लास देखी शिफ्ट 1 की, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कैसी लगी कैसी नहीं, और मेक श्योर लाइक कर दो, है ना, ताकि थोड़ा सा और उत्साहवर्धन होता रहे मेरा। चलो भाई, अभी क्वेश्चन पे रुक जाओ, क्वेश्चन नहीं देखना अभी। एक बात सुनना ध्यान से, देखो, अब सुनना ध्यान से आप लोग। देखो, पॉइंट इज, क्वेश्चन में देखना भी, जो समझा रहा हूं समझना। पॉइंट इज, जो आंसर की रिलीज करता है डी ट्रिपल एस बी, जो आंसर की रिलीज करता है, आपने कोई भी शिफ्ट दी होगी, फॉर एग्जांपल 11th नवंबर 2019 शिफ्ट 2 है। अब उसमें क्या है, कभी कभी तो जो क्वेश्चन है वो सारे इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है, जो शिफ्ट्स के होंगे ये पेडागोजी के। कभी कभी क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे उसी पर्टिकुलर आंसर की में। पेडागोजी की बात चल रही है अभी। कभी कभी क्या होगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स मिलेगा, और कभी कभी क्या होगा, पूरा पेपर हिंदी मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो अब एज एन सोर्स जो टेक्स्ट बुक के पास है या फिर जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, उसके पास पी वाई क्यू देखने का एक ही सोर्स है, जो कि क्या है, आंसर की। अब आंसर कीज में क्या है, अब कोई क्वेश्चन उसको हिंदी में मिला, तो जो अभी आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज प्रेजेंटेड है वो ट्रांसलेटेड होगी। समझ पा रहे हो? अभी थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं ताकि ना आपको इस पूरी शिफ्ट में कोई दिक्कत ना आए। ट्रांसलेटेड होगी। अब उस ट्रांसलेशन में क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन है, इस ट्रांसलेशन में ना जो असल क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, उसकी लैंग्वेज खराब होगी। समझ पा रहे हो? जो असल क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, उसकी इंग्लिश की लैंग्वेज खराब होगी। और हिंदी की ऑलरेडी खराब क्यों है? क्योंकि जब डी ट्रिपल एच ने क्वेश्चन इंग्लिश में बनाया, उन्होंने हिंदी में डालने के लिए हिंदी को कन्वर्ट किया होगा। समझ पा रहे हो? चक्कर क्या हुआ, डी ट्रिपल एच ने क्वेश्चन इंग्लिश में बनाया, अब आंसर की रिलीज हुई तो उससे क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में आए, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में आए। अब उससे क्या हुआ, जो क्वेश्चन हिंदी में आए और जिन्होंने भी, जैसे टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन हो गया, फिर किसी ने कोई बुक छापी, अब बुक छापने के बाद उनके पास एक ही सोर्स है जो कि पीवाईक्यू है। अब पीवाईक्यू में उनको क्या दिखेगा, कोई क्वेश्चन अगर हिंदी में दिखेगा तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। समझे इस बात को? तो इसकी वजह से क्या होगा कि पहली बात तो ये हिंदी, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट करी थी, इतनी सटीक हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हुई। अब इस हिंदी को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ये भी इतनी ढंग से नहीं हुई। समझ पा रहे हो? तो इसमें ना, इसमें प्लस टेक्स्ट बुक में साथ के आपको दिखा के चलूंगा कि क्वेश्चन में क्या गलती है क्या नहीं, ताकि ना आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके की। समझ पा रहे हो? इस चीज को मैं समझ गया हूं, तो मैं भी, शायद अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, इस चीज को मैं क्लियर कर दूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पॉइंट इज क्लियर? शायद आपको जो मैं बेसिक चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी मैं क्लास में कोई क्वेश्चन के थ्रू ना आपको समझा दूँ। चलो भाई, अब पढ़ो पहला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, असली आंसर की में हिंदी में आया था, जिसकी वजह से इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज में गलती हो चुकी है, ऑप्शंस में भी और क्वेश्चन में भी। मतलब जो जिस्ट है क्वेश्चन का वो सेम है, बट पता है मेन बात इज, गूगल ट्रांसलेट या फिर जो भी कोई ट्रांसलेशन का टूल है, उसका प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने डाल दिया सब्जेक्टिव या फिर व्यक्तिपरक मेथड विधि डाल दी। पॉइंट इज, ये व्यक्तिपरक को एक बार आप ट्रांसलेट करोगे सब्जेक्टिव दिखा देगा, एक बार ट्रांसलेट करोगे पर्सनल दिखा देगा। समझ पा रहे हो इस बात को?
तो बस यहाँ में टर्म्स में दिक्कत हो सकती है, बाकी मेन जो जिस्ट है क्वेश्चन का, क्या पूछ रहा है क्या नहीं, वो सेम रहेगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट कैन कमल्टेटिव रिकॉर्ड कैन बी क्लासिफाइड? संचाई रिकॉर्ड कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? देखो इसके बारे में कल बता चुका हूं। जब भी कोई असेसमेंट हो आपका जिसमें आपके पर्सनल डेटा के बारे में, जिसमें आपके सब्जेक्टिवनेस के बारे में बात करें कि भाई इसका पर्सनल लाइफ कैसी है और इसके पास्ट कैसे रह चुका है, मतलब जब आपको टेस्ट करे तो वो होते हैं सब्जेक्टिव या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, प्लस अपोजिट में होते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें आपके एज एन सब्जेक्टिव या लाइक आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके एनवायरनमेंट का, आपके कल्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थ्रू आउट दी लाइक कोई भी बच्चा कल्चर से आ रहा है, किसी भी कहीं से भी आ रहा है, वो सेम रहेगा। बट सब्जेक्टिव टेस्ट में अगर कोई बच्चा बढ़िया कल्चर से आ रहा है शायद वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, कोई बच्चा गलत कल्चर से आ रहा है तो शायद वो गलत परफॉर्म कर पाए, मतलब कम परफॉर्म करे। ठीक है। थर्ड इज प्रोजेक्शन टेक्निक लिखा हुआ है, असल में दे आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। एंड फोर्थ इज इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका तो मैंने आपको बता दिया है, पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। 506 सॉरी क्या बोलते हैं, जो 11th नवंबर शिफ्ट 1 हुई थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब ये असल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, और असल में जो पेपर में आया था यहाँ पे स्टैंडर्डाइज वो लिखा हुआ था, क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत होना, टेक्स्ट बुक पे भी यहां सही लिखा हुआ है। ठीक है, अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। अगर आपको ये देखना है, कहाँ चला घर को, अगर ये आपको देखना है तो ये दिया हुआ है 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 24 में आपको दिखा देता हूँ एक बार। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 24। स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव मेथड्स, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फिर सब्जेक्टिव मेथड्स। सब्जेक्टिव मेथड आप देख लो, ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताई भी थी। और ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। ठीक है, इसी में आप देख पा रहे हो कौन सा पूछा हुआ हमसे, कमल्टेटिव रिकॉर्ड। ये रहा कमल्टेटिव रिकॉर्ड कार्ड। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट? कार्ल जंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक बहिर्मुखी की सामान्य विशेषता नहीं है? ये भी क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आंसर की में हिंदी में आया तो यहाँ पे कन्वर्ट किया गया, जिसकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें आपको समझ आ जाएंगी। देखो बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट की कौन सी क्वालिटीज नहीं है? फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। टू लाइक वर्क विद अदर्स, बिल्कुल सोशलेबल होते हैं, दूसरे के साथ काम करने में मजा आता है। इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स, बिल्कुल ठीक बात है, हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था, एथलेटिक्स में इंटरेस्ट होता है। और जो इंट्रोवर्ट है उनका इंटरेस्ट होता है बुक्स और मैगजीन्स में। फोर्थ इज लीनिंग टुवर्ड्स एंजाइटी, इसका हिंदी देखो चिंता की ओर झुकाव, बिल्कुल ये चिंता करते हैं, सॉरी ये चिंता नहीं करते, जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो चिंता करते हैं, वो इंक्लाइन टू वरी होते हैं, वो बहुत टेंशन लेते हैं। ये जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ज्यादा चिंता नहीं करते। पॉइंट इज क्लियर? तो जो डी ऑप्शन दिया हुआ है इंट्रोवर्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, तो यहाँ पे इसका ये उत्तर हो जाएगा। बाकी इसको अगर दिखाना हो तो 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 13, ये रहा, कर दिया था। अब असल में ना, असल पेपर में देखो, आप ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से, जो आपने टेक्स्ट बुक पे दिया होगा यहाँ पे देखो वरी मोर लिखा हुआ है, लास्ट में देखो, लास्ट ऑप्शन वरी मोर। मैंने वही बताया, ऑफिशियल आंसर की हिंदी में आई थी तो वहां से कन्वर्ट किया, कहीं पे वरी मोर बन रहा है और कहीं पे लीनिंग टुवर्ड्स एंजाइटी बन रहा है। बट असल पेपर में लैंग्वेज वाज ये वाली, इंक्लाइंड टू वरी, ये आई थी। पॉइंट इज क्लियर? असल पेपर में ये लाइन आपके पास आई थी, इंक्लाइन टू वरी। बाकी आप देख लो फ्लुएंट इन स्पीच, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स हो गया, फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल हो गए, है ना, लाइक टू वर्क विद अदर्स। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? ये इंट्रोवर्ट की बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स में दे रखी है, समझ गए? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बिलीफ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर रिगार्डिंग एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वासों के बारे में सही है? शांति निकेतन जो स्कूल है वो इन्होंने खोला था, कहाँ खोला था? कलकत्ता में खोला था। अब इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है निर्देश का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन इंग्लिश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जहां पे भी ना, जिस ऑप्शन में आपको, खासकर जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिस भी ऑप्शन में आपको रिजिडिटी दिख जाए, कठोरता दिख जाए कि हाँ भाई सिर्फ वही होनी चाहिए, तो वो हमेशा अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले बोलते हैं जो एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो जिस भी आपको ऑप्शन में कठोरता दिख गई कि हाँ भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड भी इन इंग्लिश, इंग्लिश में होने चाहिए, नहीं, गलत बात, पहला ऑप्शन गलत है। बाकी दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है। नेचर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज,
पॉइंट इज क्लियर, पॉजिटिव पॉइंट है तो बोला ही होगा भाई। थर्ड इज क्रिएटिव एक्टिविटी शुड प्ले अ सेंट्रल रोल इन एजुकेशन, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आप सभी ने ना इसका उत्तर बिल्कुल ठीक दे दिया होगा। अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, देखो यहाँ पे बस फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट थर्ड दिया हुआ है, ओनली वन और वन एंड टू दिया हुआ है। तो इधर वन नहीं आएगा, इधर टू एंड थ्री आएगा। तो इस इनमें से एक ऑप्शन को हम टू एंड थ्री बना लो। प्लस मेक श्योर जब आप क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहे हो ना नीचे कमेंट्स में, तो आप क्या करो, क्या करो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करो। 103 का बी, 104 का ये, समझ पा रहे हो ये चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ करिकुलम, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ करिकुलम है, ठीक है। अब इस चीज में ध्यान रखना, ऑफिशियल आंसर की में ये क्वेश्चन हिंदी में आया था, उसके बाद टेक्स्ट बुक ने भी, और जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया जिस बुक से, उनके पास भी हिंदी में मिला। अब हिंदी से उन्होंने कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज खराब हो गई। समझ पा रहे हो, इनमें से कौन सा करिकुलम है? तो पहला सब्जेक्ट ओरिएंटेड और दूसरा कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड, इनमें से कौन कौन से हैं भाई? तो दोनों ही टाइप ऑफ करिकुलम्स होते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, हमारा मेन ध्यान सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन पे होता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि भाई यही किताब अपने आप में पूरी है और इसी से हम सारी चीजें पढ़ाएंगे और यही एक नॉलेज का पूरा होल रूप है, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड वो होता है। और कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड करिकुलम क्या होता है, जिसमें हमारा ध्यान होता है बच्चे को स्किलफुल बनाने में। जो वो था ना आपका, क्या बोलते हैं, थ्री इडियट्स में रेंचो था, वो कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड था। उसका ध्यान कहाँ था? उसका ध्यान था स्किल बनाने में, खुद को अपग्रेड करने में, खुद को कौशल बनाने में। समझ पा रहे हो, है ना। बाकी लोग पढ़ते थे, वो फिर वो स्क्रू ड्राइवर लेके घूमता रहता था अपने कॉलेज में, कोई कुछ खोल दिया, कोई कुछ खोल दिया, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लिए। समझ पा रहे हो, तो वो कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड था। दोनों टाइप के करिकुलम होते हैं, मुझे पता आप सभी ने इसका उत्तर सही दे दिया होगा, तो बिल्कुल दोनों ही ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। साथ के साथ मैं आपको ना इसका रेफरेंस विषय उन्मुख और क्षमता आधारित, असल में पीवाईक्यू में ये लैंग्वेज दी हुई थी। हिंदी की लैंग्वेज ठीक मिलेगी बिल्कुल, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज तो इन्होंने बिल्कुल डिट्टो उठाई है, इसलिए ठीक मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं साथ में आपको रेफरेंस इसलिए दिखा रहा हूं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कम्पिटेंसी बेस्ड। आप देख पा रहे हो, एक ही हिंदी लैंग्वेज का यहाँ सब्जेक्ट ओरिएंटेड और कम्पिटेंसी बेस्ड, और जिस किताब से मैं सवाल उठाया है वहीं पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड और कैपेसिटी ओरिएंटेड बन चुका है ये चीज। समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा इस चीज का आपको, देखो असल पेपर में सब कुछ विल बी नॉर्मल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी असल पेपर में। मैं अभी के लिए आपको आगाह कर रहा हूं, जब आप टेक्स्ट बुक पे देने जा रहे हो एग्जाम, तो शायद आप अभी आप आगे आने वाले क्वेश्चन देखोगे कि शायद आप क्वेश्चन की लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन गलत कर पा रहे हो, वरना तो आपको नॉलेज मतलब पता थी उस आंसर के बारे में। ये बस बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन आर इन डेंजर ऑफ बॉयकॉटिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन? ये पता नहीं क्या टुच्चा हिंदी में। देखो, भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चे जोखिम है? मतलब इनमें से बताओ कौन से बच्चे डेंजर है इन एक्सक्लूजन की, जिनको भाई बाहर निकाल सकता है एजुकेशन सिस्टम, या फिर जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसमें हिंदी पढ़ लो बस आप, भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों को जोखिम है? विकलांग बच्चे और बालिका। इंग्लिश में यहाँ से आप लैंग्वेज पढ़ना है इसकी, which following type of children are at risk of exclusion, जिनको शायद हम बाहर निकालते एजुकेशन सिस्टम से। रिस्क, बेसिकली रिस्क है, ऐसा नहीं कि हम चाह रहे निकालना, बट रिस्क है उनका। तो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गर्ल्स। देखो भाई, वो हर बच्चा जो नॉर्मल बच्चे से अलग है, हर बच्चा जो नॉर्मल बच्चे से अलग है, वो रिस्क पे है एक्सक्लूजन के, जिसको बहिष्कार किया जा सकता है। समझ पा रहे हो, तो नॉर्मल बच्चा से अलग, चाहे हैंडीकैप्ड बच्चा हो गया, या फिर कोई गर्ल होगी, या फिर कोई ओवर क्रिएटिव बच्चा हो गया, या फिर कोई हाईली टैलेंटेड बच्चा हो गया जिसका आईक्यू बहुत तेज है, तो वो भी एक्सक्लूजन पे है। कोई गिफ्टेड बच्चा हो गया, वो भी एक्सक्लूजन के डर पे है, मतलब जिसको एक्सक्लूजन निकाल सकते हैं। पॉइंट इज ये, ठीक है। तो ये दो तो भाई मैं आपको साथ में दिखाता हूँ, और कौन कौन है। 506 ब्लॉक 3 पेज नंबर 22, 506 ब्लॉक 3 पेज नंबर 22। चिल्ड्रंस एट रिस्क फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम, जिनको डर है कि भाई शायद उन पे जितना ध्यान ना दिया जाए। पहली बात, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। पॉइंट इज क्लियर, पहला क्वेश्चन ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, ऐसे बच्चे जो डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, जिनके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, जिनके फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, जिनके फैमिली में रोज रोज के लड़ाबे हैं, वो सब चीजें। थर्ड पॉइंट इज गर्ल चाइल्ड। फोर्थ इज चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड एंड क्रिएटिव।
फिफ्थ इज अंडर अचीवर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड ज्योग्राफिक कंस्ट्रेंट्स जिनको है। ज्योग्राफिक कंस्ट्रेंट्स मतलब जैसे आप पहाड़ों में जाओगे तो स्कूल आप देखते हो बहुत लाइक कोई पहाड़ी पे चढ़ के या फिर पहाड़ी से नीचे उतर के, मतलब बहुत लिमिटेड जगह पे है, तो अगर ज्योग्राफिक कंस्ट्रेंट्स है तब भी आपको आपका बहिष्कार किया जा सकता है। पॉइंट इज क्लियर। तो ये 5 पॉइंट है, ये आपने देख लिए। 506 ब्लॉक 3 पेज नंबर 24 या 22। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। डिसेबल्ड चिल्ड्रंस भी हैं और गर्ल्स भी हैं, गर्ल चाइल्ड बोल दो आप, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 पॉइंट इज क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन, ये क्वेश्चन जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इंग्लिश में ही सब छप के आया था, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट है जो असली पेपर में आई थी। पॉइंट इज क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन, इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं किसकी, समुदाय की, जो कि आपकी शिक्षा को प्रभावित करती है। डेमोग्राफिक्स बिल्कुल ठीक बात है भाई, आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं। ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स मतलब कि आपके आसपास का जो समाज है वो क्या कर रहा है। ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स भी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल जो ये बड़े बड़े एक्टर्स हैं ये अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, वो धीरू भाई अंबानी के स्कूल में, वो कहीं है मुंबई वगैरह में, उसकी फीस भी महीने की मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए की है ना। तो वहां के ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स क्या भाई, वहां सारे बड़े लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो उधर एजुकेशन भी उसके अकॉर्डिंग होगी। उसमें ये नहीं है हमारी तरह, आपको लगता है वो हमारी तरह ये पढ़ते होंगे, क्या बोलते हैं, x² + y² + z², नहीं, उनकी एजुकेशन और टाइप की होती है। समझ पा रहे हो। तो ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स आपकी कम्युनिटी में क्या चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी एजुकेशन डिफर करती है। कस्टम एंड, आप यही अंदाजा लगाओ ना कि अगर आप गांव में रहते थे और आप अगर शहर में आए हो, तो गांव के स्कूल की और शहर के स्कूल की पढ़ाई में जमीन आसमान का डिफरेंस है ना। थर्ड इज कम्युनिटी एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, आप जहां रहते हो वहां के क्या कस्टम्स है और क्या ट्रेडिशंस है, उससे भी आपकी जो एजुकेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका उत्तर आप सभी ने बिल्कुल ठीक दे दिया हुआ है, 1 2 3। बाकी ये जो क्वेश्चन है 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 22, ठीक है। बाकी मतलब इसमें ये तो मैं जबरदस्ती दिखा रहा हूँ, बाकी इसके बिना भी आप कर सकते थे। इसमें और फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। पॉइंट, व्हाट वेज कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस द एजुकेशन, इनमें से कौन सी विशेषताएं जो कम्युनिटी की है वो एजुकेशन को प्रभावित करती हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी दैट इन्फ्लुएंस एजुकेशन आर सोशो डेमोग्राफिक, जो भी हमने पढ़ लिया। कास्ट कॉम्पोजिशन भी भाई मैटर करेगी। ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स जो भी हमने देखे, बिलीफ सिस्टम्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जेंडर रोल्स, ये तो है ही है। प्लस एक पॉइंट और है, परसेप्शन अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिसेबल्ड, अंडर प्रिविलेज एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द कम्युनिटी। देखो ये पहले जो आपके 4 5 है वो तो आपको समझ आ गए, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ये वाले जो 5 आगे 4 5 जितने भी हैं ये तो समझ आ गए। अगला पॉइंट ये दिया हुआ है कि आपकी कम्युनिटी क्या मनोवृत्ति है, क्या वो सोचते हैं कि क्या डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो उससे भी खासकर डिसेबल्ड बच्चों की जो एजुकेशन पे इंफ्लुएंस आएगा। अगर कम्युनिटी सोचती है कि भाई इसको पढ़ के क्या ही करेगा, तो स्कूल जाएगा नहीं बेचारा कभी। और जो कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करती है तो शायद वो बच्चा कुछ आगे चल के बहुत कुछ कर जाए, ठीक है। और आपकी कम्युनिटी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 22, ठीक है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। ये भी, ये क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की में हिंदी में आया था, जिसकी वजह से टेक्स्ट बुक ने भी इसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में, और जहां से जिस किताब से मैंने क्वेश्चन उठाया इन्होंने भी कन्वर्ट किया इंग्लिश में, जिसकी वजह से क्वेश्चन की लैंग्वेज ही खराब हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं आपका हिंदी है वो बिल्कुल ठीक है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग तकनीक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्ययन अवस्था के 4 सिद्धांतों में से नहीं है। अकॉर्डिंग टू, अब सुनो देखना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ अफिक्सेशन स्टेज, ऐसी कोई स्टेज होती नहीं है। मतलब जिस कंटेक्स्ट में पूछी हुई है उस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, वैसे तो शायद होती है, कुछ ना कुछ होता ही होगा, कुछ ना कुछ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये उसमें दिया हुआ है, क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक में, अकॉर्डिंग टू ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ सफ्यूजन स्टेज, ठीक है। अब कंफ्यूज भाई आप, सफ्यूजन स्टेज होती क्या है, असल में ये क्वेश्चन असली है ही नहीं, ये ना सफ्यूजन है ना अफिक्सेशन है।
असल में इट इज आइडिएशन स्टेज की बात करी गई है, लिखा हुआ है ना आइडिएशन स्टेज, असल में यहाँ बात करी गई है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आइडिएशन स्टेज की। प्लस जो ऑप्शन नंबर 4 है, मुक्त रूप से विहिल होने पर बल, विवल होने पर बल, फोर्स टू बी फेवरिश फियरली फ्रीली, ये लैंग्वेज ही गलत है इंग्लिश की। ऐसी सेम फोर्स ऑन बीइंग फेवरिश, ये भी लैंग्वेज गलत है। बाकी वाली 3 ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया ना, जैसे कुछ है ही इज गोइंग तो उसका सेम ही बनेगा कि वह जा रहा है, बट कुछ कुछ जो खतरनाक टर्म्स आ गई, जैसे वीवल आ गया, फिर फेवरिश आ गया, उनका बार बार ट्रांसलेट करोगे, बार बार वो अलग मतलब देगा। कहने का मतलब ये, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो असल ऑप्शन इज फ्री विहिवल वेलमिंग इज अबाउट इज एम्फसाइज, सॉरी मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। फ्री, इसको देखो वेलमिंग भी बोल सकते हो और व्हीलिंग भी बोल सकते हो, ये दोनों बोल सकते हो। इसमें शायद एम ना वो होता है, क्या बोलते हैं, साइलेंट होता है, तो ये वेलमिंग नहीं है, जो ओवरवेलमिंग वाला नहीं है, ये व्हीलिंग है, व्हीलिंग। ठीक है, इसमें एम शायद साइलेंट होता है, तो फ्री वेलिंग इज अलाउड एम्फसाइज्ड, ये फोर्थ ऑप्शन है। अब बताना इनमें से कौन से 4 में से कौन सा नहीं है। अब शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये चीजें क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप शायद इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाओ। ठीक है, गलती आपकी नहीं है, गलती टेक्स्ट बुक की है, गलती जहां से आप क्वेश्चन कर रहे हो वहां की है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ढंग से दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, पे 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 87, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 87। इसमें ना मैं आपको साथ के साथ एक बार हिंदी का वो भी दिखाऊंगा, हिंदी वाली जो किताब है, ये रहा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो टेक्निक्स थी, रुको 2 सेकंड, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स थी वो एलेक्स ऑसबॉर्न साहब ने दी थी। उन्होंने बेसिकली थिंकिंग को 2 स्टेज में डिवाइड किया था, पहला था आइडिएशन स्टेज, दूसरा था इवेल्यूशन स्टेज। आइडिएशन स्टेज के अंदर 4 प्रिंसिपल्स हैं, आइडिएशन स्टेज के अंदर 4 प्रिंसिपल्स है। पहला है फ्री, फ्री व्हीलिंग इज एम्फसाइज, इसका मतलब ये है कि इसमें व्हीलिंग का मतलब ये मान लो आप कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा क्रेजी पागलपने वाला कैसा भी आइडिया दो, आप एक्सप्रेस करो, जो आपके मन में आ रहा है वो आप एक्सप्रेस करो, मतलब आप किसी डरो मत। ठीक है, मतलब इसमें यह है कि आप कुछ भी बोलो रिगार्डिंग टॉपिक, दिमाग में कैसा भी आ रहा है, कुछ फनी आ रहा है, कुछ अबसर्ड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बोलो। सेकंड इज क्रिटिसिज्म इज अवॉइडेड, आप क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे तो शायद बाकी हंस सकते हैं, तो उसका दूसरा प्रिंसिपल ये है कि आपको किसी का भी क्रिटिसिज्म नहीं करना, किसी पे भी आपको हंसना नहीं है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म और ऑफ अदर्स इज नॉट परमिटेड, आपको खुद का भी नहीं करना और ना दूसरों का करना, क्योंकि आइडिया कैसा भी हो सकता है। थर्ड इज क्वालिटी ब्रीड्स क्वालिटी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आइडियाज आएंगे, कहने का मतलब क्या, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आइडियाज आएंगे तभी उसके अंदर से क्वालिटी आइडियाज निकलेंगे, जिसका मतलब ये है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज आर वेलकम, है ना। जैसे आपने सोचा कि चलो भाई कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, फिर किसी चीज का ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि भाई ग्लास के अलावा हम पानी किससे पी सकते हैं, समझ पा रहे हो? तो पहली बात तो आपके ऑब्जर्व आइडियाज आएंगे कि भाई ऐसे लगा के पी लिया है, फिर और कुछ करके पी लिया, तो अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ आइडियाज आएंगे उसी में से तो एक अच्छा आइडिया निकलेगा, तो वही लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज आर वेलकम, क्वालिटी ब्रीड्स क्वालिटी। फोर्थ इज हिच हाइकिंग इज अलाउड, हिच हाइकिंग क्या होती है पता है, कि फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो, और ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जाना है मुंबई, ठीक है, और कोई ट्रक वाला जा रहा है यहाँ से आगरा, तो आपने रोक लोगे कि भाई मेरे को बिठा ले, आगरा तक छोड़ दियो, फिर आगरा के बाद मैं देख लूंगा। आगरा पे उतरोगे, फिर कोई जा रहा होगा आगे मथुरा तक, फिर आप बोलोगे भाई रोक ले मुझे, मथुरा तक बिठा लियो। तो बेसिकली दूसरों की चीजों पर चढ़ के जाना, हिच हाइकिंग, ठीक है। तो हिच हाइकिंग इज अलाउड इज दैट मींस यू कैन कंबाइन योर आइडियाज विद दैट ऑफ अदर्स, अगर आपको किसी का आइडिया अच्छा लगा तो आप उसका आइडिया प्लस अपना आइडिया कंबाइन कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, पहला हिच हाइकिंग इज अलाउड, असल में ये इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट इंग्लिश की लैंग्वेज यही आई है, हिच हाइकिंग इज अलाउड, क्योंकि डी ट्रिपल एस वालों ने इंग्लिश में उठाया, इंग्लिश में उन्होंने हिंदी से कन्वर्ट किया, अब क्योंकि वो हिंदी में आया है ऑफिशियल आंसर की में, उस हिंदी से टेक्स्ट बुक वालों ने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया। बाकी ऑफिशियल आंसर ऑफिशियल पेपर में जो आपने दिया होगा उसमें डिट्टो यही लैंग्वेज मिलेगी, समझ पा रहे हो। क्रिएटिव कंडीशंस डेवलप, क्रिटिसिज्म इज अवॉइडेड, बिल्कुल ठीक बात है, पहला भी ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। फ्री वेलमिंग इज, फ्री व्हीलिंग बोल लो, फ्री वेलमिंग बोल लो, ठीक है, बस समझ आना चाहिए, इज एम्फसाइज या फिर अलाउड, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। क्रिएटिव कंडीशंस डेवलप इज नॉट अ प्रिंसिपल। अच्छा अब ये बोलोगे सॉरी तो पॉजिटिव पॉइंट है, भाई पॉजिटिव पॉइंट होने से मतलब ये थोड़ी कि उन 4 प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाएगा,
समझ रहे हो? ठीक है भाई। ही चेकिंग इज अलाउड। देखो मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 3% बच्चों ने उत्तर सही दिया है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां कंफ्यूज हो गए कि सफिशिएंट स्टेज है क्या, प्लस उनमें से शायद काफियों ने ये फोर्स ऑन बीइंग फेवरिश कर दिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जो फोर्स है ना वो नेगेटिव वर्ड लगा होगा और उन्होंने इस पर टिक लगा दिया होगा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज सही ऑप्शन। समझ पा रहे हो? तो मुझे आपकी थिंकिंग पता, आपने क्या से क्या लगाया होगा। ठीक है, समझ गए? तो आई नो यू वेरी वेल, आपने क्या लगाया होगा क्या नहीं, तो उसके हिसाब से मैंने आपको उत्तर दिया। ये क्वेश्चन भी 108 में वही है कि जो ऑफिशियल आंसर, अच्छा इसका ना मुझे आपको हिंदी दिखाना है। देखो इसी जो क्वेश्चन का है, 2 सेकंड रुकना। देखो देखो भाई, हिंदी वालों को दिक्कत आ रही है कि सर हिंदी में करवा दिया करो। पॉइंट इज, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये पेज नंबर 87 पे है। हिंदी वाली पीडीएफ में कुछ नहीं, 4-5 पेज नंबर ऊपर ही मिलना है। तो 87 पे, तो ये देखो यहाँ 90 पे है। विचार मंथन, मत्था पच्ची, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो यहाँ पे विचार की अवस्था, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आइडिएशन स्टेज को क्या लिखा हुआ है? विचार की अवस्था। क्या लिखा हुआ है? विचार की अवस्था। ऑफिशियल आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में आई हैव चेक्ड, इस चीज को कहा गया, ऑफिशियल आंसर की में इसी चीज को प्रत्ययन अवस्था लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो? ऑफिशियल आंसर की में इसी चीज को प्रत्ययन अवस्था लिखा हुआ है। और अगर आप एनआईएस हिंदी से पढ़ रहे हो, यू विल गेट टू नो कि ये तो विचार अवस्था है। तो फर्क आ गया, यहीं पे फर्क आ गया। बट इंग्लिश में आप करोगे आइडिएशन स्टेज, वो आपको पेपर में जाके आइडिएशन स्टेज ही मिलेगी। एक चीज और, गूगल ट्रांसलेट का आप देखो, आइडिएशन स्टेज को मैंने डाला, यहां इसने विचार अवस्था दिखाई, यहां पे डाला इसने दिखाया विचार चरण। और अब मैं इसको चेंज कर दूंगा ना, आइडिएशन स्टेज में 4-5 बार डालूंगा, फिर आप खुद डाल के देखना, ये कहीं ना कहीं फिर थोड़ी देर बाद ये डाल देगा, क्या बोलते हैं आपका, विचार परिवर्तन अवस्था दे देगा। समझ पा रहे हो इस बात को? कहने का मतलब ये कि हिंदी चेंज होती रहेगी भाई, पर इंग्लिश विल बी कांस्टेंट। वो यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ रही है, मैंने बता दिया आपको, हिंदी से इंग्लिश में यहाँ कन्वर्ट किया गया, बट जो ऑफिशियल पेपर होगा उधर इंग्लिश में ही लेंगे, जो एग्जामिनर क्वेश्चन लेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये पर्दा क्यों उठ गया? 2 सेकंड रुकना भाई। पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को। Which of the following can be defined as an ability to raise many question out of curiosity? ये असल क्वेश्चन, असल ऑप्शंस नहीं है। मैंने देखो साइड मिटा रखे ना, मतलब जो मैंने अभी लिख दी ये असल ऑप्शंस है। तो इसके हिसाब से बताओ आप उत्तर। निम्नलिखित से किस जिज्ञासा के कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है? ठीक है। अब दिक्कत है, जहां आपने टेक्स्ट बुक पे इसका उत्तर दिया होगा वहां पे ऑप्शन ही गलत है। एक ही सोर्स अपने पास टेक्स्ट बुक का, या फिर आपने ना किसी भी लाइक बुक से दिया हो, उसमें भी ऑप्शन गलत ही मिलेंगे। असली ऑप्शन यही मिलेंगे। असली ऑप्शन ये है, किसी बुक से उठाओ अलग ही ऑप्शन मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के। क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंसमेंट कुछ होता नहीं है, ओरिजिनलिटी एंड इंक्वायरी। यहाँ पे 13% बच्चों ने उत्तर दिया बस। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल, फिर से बता रहा हूँ यार, थोड़ा सा मैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज में। जो ऑफिशियल पेपर आया DSSB का, वो इंग्लिश में ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ आया, जो कि ये ओरिजिनल लैंग्वेज लिखी हुई है मैंने, एलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी, इंक्लूसिवनेस। अब उन्होंने उसको कन्वर्ट किया हिंदी में, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी उसको दे पाए। अब जब आंसर की आई तो उसमें कुछ क्वेश्चन हिंदी में आए। अब हिंदी में आए तो जो जिन्होंने बुक बनाई, जिन्होंने टेक्स्ट बुक बनाया, टेक्स्ट बुक में जिन्होंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, उन्होंने उसी का रेफरेंस लिया। अब उसका रेफरेंस लिया तो उनको मिला हिंदी में क्वेश्चन। अब उन्होंने उस हिंदी को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो फिर वो दिक्कत हो रही है। समझ पा रहे हो इस चीज को? बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू रेज मेनी क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? तो इलेबोरेशन नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग तो होती ही नहीं है। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटीज, कितने ओरिजिनल आप रिस्पॉन्सेज दे पा रहे हो। इलेबोरेशन इज अपने रिस्पॉन्सेज को आप किन किन जगहों पे और अप्लाई कर पा रहे हो। इनक्विजिटिवनेस इज द राइट उत्तर, जिसका मतलब ये है क्या, कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बार बार रेज कर पा रहे हो, कितनी बार उठा पा रहे हो। ये ऑलरेडी हम पिछली क्लास में भी कवर कर चुके हैं, जहां तक आपको याद हो।
बाकी 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 96, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 96। असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी गिल्ड फॉर टोरेंट साहब ने दिए थे। ये बेसिकली 6 चीजें, फ्लुएंसीज कितने ज्यादा नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आप दे रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटीज कितनी अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज दे रहे हो, ओरिजिनलिटीज कि कितने अनकॉमन या फिर ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज आप दे रहे हो, इनक्विजिटिवनेसेस कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ पा रहे हो, परसिस्टेंसी इज क्या आप उस प्रॉब्लम पे काफी लंबे समय तक काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, मतलब आप कंसिस्टेंसी दिखा पा रहे हो नहीं दिखा रहे, ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया, नहीं। इलेबोरेशन इज क्या आप उस चीजों, आपके पास कोई रिस्पॉन्स आ गया जो आप अप्लाई कर रहा है, क्या आप उस रिस्पॉन्स को बाकी अलग अलग सिचुएशंस पे अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड इलेबोरेशन। ऑफिशियल आंसर जो पेपर आया होगा उसमें यही टर्म थी परसिस्टेंसी, जिसके ये क्वेश्चंस हैं, और इनक्विजिटिवनेस जिनका ये है। समझ गए? तो आप दे दो इसका उत्तर, इनक्विजिटिवनेस इसका उत्तर आएगा। अब इसमें देख लो आप, इंक्वायरी इसका उत्तर दे रखा है, ठीक है। तो मैं ही कह रहा हूँ इनके आंसर्स पर मैच मतलब रिलाय मत करना कुछ। पॉइंट इज क्लियर? जबरदस्ती क्वेश्चन है, मतलब आंसर एक्सप्लेनेशन है, इधर रिलाय मत करना। अच्छा, मुझे ना इसका आपका हिंदी कंटेक्स्ट भी दिखाना है, पेज नंबर 100। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों जरूरी है। देखना आप, जो इसकी हिंदी है, जो इसकी हिंदी है वो तो ओरिजिनल है जो आई थी, वो तो ओरिजिनल है जो कि आई थी। मतलब कि विवर्धन, मौलिकता और अन्वेषणशीलता, ये ऑफिशियल आंसर की जब आई उसमें यही हिंदी लिखी हुई थी। मतलब जब आपने पेपर दिया होगा उसमें भी हिंदी लिखी होगी, ठीक है। इलेबोरेशन को विवर्धन, ओरिजिनलिटी को मौलिकता, इनक्विजिटिवनेस को अन्वेषणशीलता, फ्लुएंसी को परवाह, लचीलापन, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? पॉइंट नंबर 4, इनक्विजिटिवनेस इज जिज्ञासा। अब अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हो, अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हो और आपने यहां जिज्ञासा पढ़ा है, पर पेपर में क्या आ रहा है? पेपर में आ रही है अन्वेषणशीलता, क्या कर लोगे? बताओ क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे भाई। जिसको ढंग से समझ आ गई चाहिए अन्वेषणशीलता, वो जिज्ञासा की बात चल रही है, तब तो शायद वो कर दे, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना भाई, क्या है क्या नहीं। समझना चाह रहे हो क्या समझा रहा हूं मैं? दृढ़ता, दृढ़ता क्या? परसिस्टेंसी। और इलेबोरेशन मतलब विस्तार। यहां पे क्या? विस्तार। और यहां पे इलेबोरेशन का मतलब क्या है? विवर्धन। क्या कर लोगे बताओ? ये ऑफिशियल आंसर की हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। समझ पा रहे हो? इंग्लिश का तो मैं बता दिया, क्योंकि इंग्लिश तो इन्होंने गलत कन्वर्ट करी है, हिंदी तो यही आई है हमेशा। हमेशा मतलब मेरे को दिखाया था रुको ना एक बार, देख लो ये हिंदी आई है ऑफिशियल आंसर की आलोचनात्मक चिंतन, विवर्धन, मौलिकता, अन्वेषणशीलता। जबकि हिंदी वाली है ना, इसमें अन्वेषणशीलता ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, यहाँ पे जिज्ञासा है जो कि इसका करेक्ट उत्तर है। समझे इस बात को? तो बस थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। हम चलते अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स गिवन बाय कार्ल जंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रिमिटिव, जो कि पुरानी है नेचर में, प्रिमिटिव मतलब पुराना, जो कि नेचर में पुरानी है। और रिजर्वेयर है जहां पे हमारे सारे सिस्टम एमर्ज होते हैं, मतलब कि बेसिकली रिजर्वेयर है। रिजर्वेयर का मतलब ये है कि जहां पे हमारी ए टू जेड चीजें, ए टू जेड चीजें मतलब जब से ह्यूमन लाइफ आई है और जब से अब तक वो सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर्ड है, कहीं ना कहीं डीएनए में आप मान लो, फिर कहीं पे वो स्टोर्ड है, बेसिकली कहने का मतलब ये। तो इसे क्या बोला गया? ये हमने बोला उसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है क्लासेस में। मैं आपको दिखा देता हूँ, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 14। ये 3 चीजें बताई हैं कार्ल जंग साहब ने, कॉन्शियस ईगो, एक पर्सनल अनकॉन्शियस, चौथा इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो ये बिल्कुल सेम लाइन उठा रखी है क्योंकि ये इंग्लिश में ही था, तो बिल्कुल सेम, इट इज प्रिमिटिव नेचर एंड इज द रिजर्वेयर फ्रॉम विच ऑल अदर सिस्टम्स एमर्ज। पॉइंट इज क्लियर? कॉन्शियस ईगो वो है जहां पे फॉर एग्जांपल फिलहाल करंट सिचुएशन में आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग है, ये फिलहाल कॉन्शियस ईगो है। पर्सनल अनकॉन्शियस वो है जो चीजें अभी फिलहाल आपके दिमाग में नहीं है, बट अगर मैं याद दिलाऊंगा तो आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये कि भाई आपको बचपन में किसने सबसे ज्यादा पीटा, तो अभी तो आपके दिमाग में नहीं था, बट सवाल पूछा तो आप सोचोगे हाँ भाई पीटा तो था, किसी टीचर ने पीटा था। तो मतलब अभी वो आपकी सप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस हैं, रिप्रेस्ड हैं, आपको फिलहाल करंट कंडीशन में नहीं है, बट हाँ अगर आप याद लाना चाहोगे तो वो याद आ जाएंगे, मतलब एक्सेसिबल है वो। ठीक है, तो पर्सनल अनकॉन्शियसनेस है।
पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन था, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इज द उत्तर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन? शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसे समाज के अनुरूप व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इट शुड एनकरेज द पर्सन टू लिव इन नेगेटिव हार्मनी विद सोसाइटी। यह व्यक्ति को समाज के साथ नकारात्मक रूप से सामंजस्य के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, इतना तो पक्के हैं आप, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। शायद आप कंफ्यूज ना फर्स्ट ऑप्शन में, आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इट शुड एनकरेज द इंडिविजुअल टू कंफर्म टू द सोसाइटी। ये जो कंफर्मिटी शब्द है ना, ये है ही बहुत गंदा शब्द। कंफर्मिटी का मतलब ये है अनुरूप, जो आपको जिसने जो बोला वो आप कर दोगे, ठीक है। तो जो जिड्डू कृष्णमूर्ति साहब थे, जो हमारे इंडिया के बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने बोला कि जो कंफर्मिटी है ये एक हमारे देश के लिए फिर एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या है, कोई जहर मान लो एक तरह का, कि कंफर्मिटी नहीं होनी चाहिए। अगर देखो एजुकेशन को आपको कंफर्मिटी ही सिखानी होती कि जो सोसाइटी आपको बोले वही कर लो, फिर तो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ही क्या होती? एजुकेशन आपको एज एन इंडिविजुअल थिंकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करने का ट्राई करता है कि आप अपने हिसाब से रीजन कर पाओ किसी पॉइंट को और किसी भी चीज को सोच पाओ अपने हिसाब से। अब सोसाइटी आप पे थोप देगी भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आपका काम खराब हो जाएगा और आप भी पागलों की तरह बस साइड से होके जा रहे हो, तो आपको पढ़ने का फायदा है जब आपको सोसाइटी की बात ही सीखनी है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्या बात है ये? समझ पा रहे हो इस बात को? तो एजुकेशन का काम है एज इन पर्सन आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाना, आप जितना अच्छा सोच पाओ, जितना रीजनेबली सोच पाओ वो काम करना, ना कि सोसाइटी से कंफर्म करते चलोगे, सोसाइटी बोलेगी वही मानते चलोगे। नहीं भाई, अगर ऐसा होता ना तो आज तक जितनी भी रेवोल्यूशन हुई हैं, जितने भी नए इन्वेंशन हुए आज तक हो ही नहीं पाते। समझ पा रहे हो? जितने भी इन्वेंटर्स हैं, जिन्होंने बल्ब बनाया, जिन्होंने इंजन बनाया, उनको लोगों ने पहली पागल घोषित कर दिया था कि ये तो कुछ पागलपना कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को बात पचती नहीं थी कि कभी ये लाइट जल भी पाए घरों में। समझ पा रहे हो? तो पहला ऑप्शन भी नेगेटिव है, पहला ऑप्शन भी नेगेटिव है, तो करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नीदर वन नीदर टू, नीदर वन नॉट टू। पॉइंट इज क्लियर? और मैं यहां पे देख पा रहा हूं, क्योंकि कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे भी ना सिर्फ 13% बच्चों ने उत्तर दिया, मतलब काफी उन्हें ढंग से एनआईएस अभी तक पढ़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला 4% बच्चों ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे पता है आप सभी ने जो पहला पॉइंट है वो पॉजिटिव मान लिया। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब इसका ये दोनों अलग अलग काम है। अगर आप सोच रहे हो सर एजुकेशन से ना सोशलाइजेशन होती है, भाई सोशलाइजेशन अलग काम है और सोसाइटी से कंफर्म करना अलग बात है। पॉइंट इज क्लियर? तो इसका नीदर वन नॉट टू। Which of the following statement is are correct? Negative analytical propositions are contradictory. Negative synthesized proposition are not self contradictory. क्वेश्चन ये क्वेश्चन देख लो एक बार, इसमें सेम लिखा हुआ ऑलमोस्ट, है ना? सेम लिखा हुआ है, हिंदी में देख लो। नकारात्मक विश्लेषणात्मक प्रस्ताव विरोधाभासी होते हैं, नकारात्मक संश्लेषी प्रस्ताव सब विरोधाभासी नहीं होते। अब ये है क्या, ये है क्या भला? पहली बात तो ये समझ नहीं आ रही। 5 मिनट लूंगा, एक डॉक्यूमेंट समझाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं, आगे आने वाले शिफ्ट्स में 3 4 5 6 क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर पीडीएफ से उठाए गए। इग्नू की पीडीएफ है नॉलेज की, वहां से उठाए गए हैं, तो वहां से आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा ऊपरी रूप से बताऊंगा ताकि मैं सिर्फ इस आंसर को सॉल्व करवा पाऊँ, ठीक है? उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि 20 क्वेश्चन अभी कवर करना है और 38 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है? ये बाकी मैंने ऑलरेडी कोर्स में करवा दी है या फिर करवाऊंगा, अभी करवाई नहीं, करवाऊंगा, ठीक है? मतलब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना बता दूंगा मैं, ठीक है? इसकी आप टेंशन मत लो। चलो भाई, पहला क्वेश्चन तो जो आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा वो ये है कि एपिस्टेमोलॉजी को क्या कहते हैं? भाई एपिस्टेमोलॉजी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। पहला क्वेश्चन तो ये देखने को मिलेगा। एपिस्टेमोलॉजी ग्रीक वर्ड एपिस्टम और लोगस से आया। एपिस्टम का मतलब नॉलेज, लोगस का मतलब साइंस। दो बात क्लियर होगी, दो क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो गए। एपिस्टेमोलॉजी क्या कहना चाहती है? एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि भाई ये नॉलेज की नेचर क्या है, ये नॉलेज है कि ज्ञान है क्या, अगर मतलब ये ज्ञान का रूप क्या है। समझ पा रहे हो? नॉलेज है क्या? हम बोलते मेरे पास बहुत नॉलेज है, मतलब इस ज्ञान आया कहां से, कैसे उजागर हो रहा है, कहां कहां से ये आ रहा है, ये इस ज्ञान के बारे में जो बात करते हैं वो एपिस्टेमोलॉजी होती है। पॉइंट क्लियर? प्रोपोजिशन क्या होती है?
A meaningful sentence that conveys truth or meaning is said to be a proposition. कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रुथ कन्वे करना चाह रहा है, वो ट्रुथ नहीं है, वो सही नहीं है, बट कन्वे करना चाह रहा है ट्रुथ, ठीक है, और कोई उसका मीनिंग हो, तो वो प्रोपोजिशन होती है. कोई भी स्टेटमेंट लाइक 2 + 2 = 4, ये एक प्रोपोजिशन है. कोई भी स्टेटमेंट जो कि सच्चाई बताना चाह रहा है या फिर मीनिंग कुछ आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है. नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोजिशंस. पहला पॉइंट ये, नॉलेज किस में एक्सप्रेस होती है? प्रोपोजिशन. बस समझ लो, आप समझ लो, ठीक है. जो मैं चाह रहा हूं वो आप कर दोगे, ठीक है. जॉन हॉस्पर के हिसाब से नॉलेज के लिए, नोइंग के लिए, जानने के लिए आपके पास 2 रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है. ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. पहला ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट ये है कि P मस्ट बी ट्रू. जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू होना चाहिए. प्रोपोजिशन यहां कुछ मत मानो, ये प्रोपोजिशन कोई बड़ा टर्म नहीं है. प्रोपोजिशन इज अ सिंपल स्टेटमेंट 2 + 2 = 4. ये आप मान के चलो दिमाग में, 2 + 2 = 4, ये प्रोपोजिशन मान के चल लो आप, ठीक है. तो अगर आपको कोई चीज जाननी है तो पहली बात ये है कि वो ट्रू मिलनी चाहिए. गलत चीज तो आप सीखोगे नहीं, गलत चीज तो आप सीखोगे नहीं. तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो आप प्रोपोजिशन के बारे में बात कर रहे हो वो सही होनी चाहिए. बिल्कुल है भाई. दूसरा है कि सही तो होगी, पर दूसरी बात आपको उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए. आपको उस प्रोपोजिशन में बिलीव होना चाहिए. समझ पा रहे हो? ठीक है. तो 2 बेसिकली रिक्वायरमेंट, एक ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है जो कि आपसे रिलेट नहीं करती कि जो प्रोपोजिशन है फिर कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए. जब तो आप उसको सीखोगे, जब तो उसका ज्ञान लोगे आप. दूसरी सब्जेक्टिव वन कि वन मस्ट बिलीव पी. आपको भी उस स्टेटमेंट पर बिलीव करना पड़ेगा. जैसे अब मैं बोलूं नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक प्रोपोजिशन है, तो पी इज ट्रू. भाई ट्रू है. क्या बिलीव करते हो? क्या बिलीव ये करते हो कि जो नरेंद्र मोदी है वो प्राइम मिनिस्टर तो है? भाई हमने देखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर ही तो है, हम बिलीव भी करते हैं. तो मतलब ये मेरी नॉलेज बन गई. जो स्टेटमेंट बोली वो ट्रू थी और मैंने मान भी लिया कि हाँ भाई ट्रू है, बस नॉलेज बन गई. पॉइंट इज क्लियर. ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट अ प्रोपोजिशन मस्ट बी ट्रू, पेपर में आया हुआ है. दूसरा पॉइंट, नॉट ओनली मस्ट अ प्रोपोजिशन बी ट्रू, वी मस्ट बिलीव दैट प्रोपोजिशन इज ट्रू. हमें खुद के ऊपर भी, मतलब हमें उस स्टेटमेंट के ऊपर, हमें उस प्रोपोजिशन के ऊपर भी बिलीव होना चाहिए कि वो ट्रू है. तो ये दोनों पॉइंट पूछे हुए. प्लस नेसेसिटी ऑफ एविडेंस और रीजन टू बिलीव भी. भाई एविडेंस तो चाहिए, बिलीव जब ही होगा किसी के ऊपर, है ना. पॉइंट इज क्लियर. 3 डिवीजन ऑफ नॉलेज, बेसिकली 3 डिवीजन करी गई नॉलेज की. ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है. पहला है प्रायरी नॉलेज, दूसरा है पोस्ट प्रायरी नॉलेज, तीसरा है एक्सपीरियंस नॉलेज. 3. प्रायर नॉलेज वो नॉलेज होती है, प्रायर का मतलब होता है पहले, प्रायर का मतलब होता है पहले. इस प्रायर नॉलेज के लिए हमें किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. इस प्रायर नॉलेज के लिए हमें किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. बेस्ड ऑन वो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन या फिर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या बोल रही है, उसके वर्ड्स को समझ के ही हम पता कर लेते हैं भाई ये सच है कि नहीं. समझे? अ प्रायर नॉलेज नॉलेज हुज ट्रूथ और फॉल्सिटी कैन बी डिसाइडेड बिफोर और विदाउट रिकोर्स टू एक्सपीरियंस, जिसमें हमें एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ठीक है. इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, मतलब चाहे आप आज इंडिया में पढ़ो, चाहे भूटान में, चाहे बांग्लादेश में, ये हर जगह सेम मिलेगी. ठीक है. प्लस इसमें कोई भी आगे हमें फर्दर एविडेंस की, कहां गया मेरा माउस, फर्दर एविडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये पॉइंट लिख लो, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ट्रूथ्स आर प्रायरी इन नॉलेज. प्रायरी मतलब जिसमें हमें चेकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बेस्ड ऑन उस स्टेटमेंट की लैंग्वेज को हम देख के ही समझ जाएंगे कि ये ठीक है कि नहीं. जैसे 2 + 2 = 4, तो आपको पता है भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो इसमें क्या आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है? क्या कोई इसमें आपको प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है? नहीं. आपने पढ़ा 2 + 2 = 4, तो 2 देखा 2 देखा, 2 और 2 4 होते हैं. समझ गए? जो भी प्रोपोजिशंस प्रायरी नॉलेज के अंदर आती हैं, ये फिर से अटक गया, आज तो ये मानने का नहीं मेरे ख्याल से. जो भी प्रोपोजिशंस प्रायरी नॉलेज के अंदर आती हैं उन्हें हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोपोजिशंस. क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रोपोजिशंस. द प्रोपोजिशन दैट कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोपोजिशंस.
एन एनालिटिकल प्रोपोजिशन इज वन whose truth can be determined solely by the analysis of the meaning of word in the sentence. तो एनालिटिकल प्रोपोजिशन का ट्रूथ आप चेक कैसे कर सकते हो? बस जो सेंटेंस है उसको तोड़ तोड़ के समझ लो. एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ तोड़ के समझना, ब्रेकिंग थिंग्स इनटू सिंपलर पार्ट्स, है ना? तो उसको तोड़ तोड़ के समझ लो, बस उसी से आपको पता लग जाएगा कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. समझ गए? जैसे कि बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, तो भाई बैचलर आर अनमैरिड मैन बिल्कुल ठीक बात है. बैचलर की डेफिनेशन ही होती है कि बैचलर्स अनमैरिड होते हैं, तो इसमें कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं. 2+2 इज 4, 2+2 इक्वल्स 4. कहने का मतलब क्या कि कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं. आपने देख लिया 2 और 2 4, सही लिखा हुआ है. ठीक है. पोस्टराइज नॉलेज, जिसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है. ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये साइंटिफिक मेथड होता है. तो आपके पास दो सवाल आएंगे कि लॉजिकल मैथमेटिकल जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है? वो प्रायरी होती है. और जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो कैसी होती है? पोस्टराइज होती है, क्योंकि उसमें हमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, फिर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं. जैसे कि आई स्मेल्ट, ये एक प्रोपोजिशन है. आई स्मेल्ट ये एक प्रोपोजिशन है, इसमें हमें देखना पड़ेगा. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने मान लिया कोई छोटा बच्चा है, उसने आज तक आइस पिघलते हुए देखी ही नहीं है, तो क्या वो पता कर पाएगा कि भाई आइस पिघलती नहीं है? कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज मत होना. सिंपल बात ये, जिन पॉइंट्स में हमें ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपीरियंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो होंगे पोस्टरायरी. और जो प्रोपोजिशन पोस्टरायरी नॉलेज के नीचे आएगी उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक प्रोपोजिशंस. सिंथेटिक प्रोपोजिशंस देख रहे हो? कहां गया मेरा माउस? ही कहां गया? मुझे दिख रहा. ये सिंथेटिक प्रोपोजिशंस. स्नो इज वाइट, वी हैव टू चेक, वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू एक्सपीरियंस. मेटल कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू थिंक. समझ पा रहे हो? तो ठीक है. दीज प्रोपोजिशन गिव अस अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हुज ट्रूथ और फॉल्सिटी कैन बी डिसाइडेड ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन. ठीक है. अब ध्यान सुनना, बस यहीं पे मेरा पॉइंट खत्म हो जाएगा. एन एनालिटिकल प्रोपोजिशन स्टेटमेंट हुज नेगेशन इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी. किसी भी एनालिटिकल प्रोपोजिशन को अगर आप नेगेटिव बना दोगे, लिखा हुआ है ना, एन एनालिटिकल प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट हुज नेगेशन, अगर आप किसी भी एनालिटिकल प्रोपोजिशन को नेगेट कर दोगे तो वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, वो खुद में ही अपने आप झूठ बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4. एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन थी 2+2 इज इक्वल टू 4, इसको मैं नेगेट कर दिया 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये बन गई सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी. इसमें हमें कुछ अलग से देखने की जरूरत तो पड़ी नहीं है, इसमें कोई हमें अलग से ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी है? नहीं पड़ी है. नहीं पड़ी ना कोई अलग से ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट, बिल्कुल नहीं पड़ी. ठीक है. अगर कोई बोले ब्लैक इज नॉट ब्लैक, क्या हो गया? ये भी एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन थी जिसको नेगेट कर दिया, ब्लैक इज नॉट ब्लैक. भाई तू स्टेटमेंट ही गलत बोल रहा, ब्लैक इज नॉट ब्लैक, इसमें मुझे चेकिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. समझ पा रहे हो? ठीक है, एक पॉइंट क्लियर. जब हम एनालिटिकल प्रोपोजिशंस को नेगेट करते हैं तो वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाती हैं. क्यों सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी? कौन बनेगा? जो अपने आप में पहले पूरा मीनिंग था और अब वो गलत हो गया है. जैसे बैचलर्स आर मैरिड मैन बोल दिया मैंने, बैचलर्स आर मैरिड मैन, तो ये पहली बात खुद को दर्शा रही थी, अब मैं नेगेट कर दिया तो क्या हुआ? ये क्या कर दिया? ये खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बन रही है. 2 सेकंड रुकना एक बार, समझिए इस बात को. अब देखो, पहली पॉइंट क्लियर. अगर आप एनालिटिकल प्रोपोजिशन को नेगेट करोगे तो वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाएंगे, वो अपने आप में झूठ बन जाएंगे. पर अगर आप सिंथेटिक प्रोपोजिशंस को नेगेट करोगे तो वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ना बनकर शायद फॉल्स बन जाए. सुनना ध्यान से मेरी बात. जैसे कि मैं बोलूं स्नो इज वाइट, ये एक क्या है? ये एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन नहीं है, ये एक सिंथेटिक प्रोपोजिशन है. पहली बात तो क्यों? क्योंकि आपको देख के पता लगा स्नो वाइट है कि नहीं. क्यों? क्योंकि भाई स्नो शायद ब्लू रंग की भी हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. अगर मैंने स्नो को जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको रंग कर दिया, मैंने उसमें लाल रंग डाल दिया, तो स्नो इज रेड, ये बन जाएगी. तो पहली बात, स्नो इज वाइट इज अ सिंथेटिक प्रोपोजिशन. अगर मैं इसको नेगेट कर दूं, क्या कर दूं? नेगेट. स्नो इज नॉट वाइट, स्नो इज नॉट वाइट, तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ना बनके ये फॉल्स बन सकती है. पर फॉल्स कब बनेगी? जब मैं उसको ऑब्जर्व कर लूंगा, फिर एक्सपीरियंस कर लूंगा. समझे इस बात को?
फिर से सुन लो, सिंथेटिक प्रोपोजिशंस कभी भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बन सकती, अपने आप में झूठ नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि पहली बात तो में ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जर्वेशन के बाद भी हम उसे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि या तो वो सच मिलेगी या झूठ मिलेगी, या तो वो सच मिलेगी या झूठ मिलेगी, या तो वो सही मिलेगी, ट्रूथ मिलेगी, या फिर फॉल्स मिलेगी। तो सिंथेटिक जो आपकी क्या बोलते हैं प्रोपोजिशन होती है, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ना होके फॉल्स हो सकती हैं। नेगेटिव सिंथेटिक प्रोपोजिशंस, जैसे मैं बोला स्नो इज नॉट वाइट, तो ये फॉल्स हो सकती है बेस्ड ऑन जब इसके बाद मैं कोई ऑब्जर्वेशन करूंगा। हाँ भाई, जो मैंने आपको शायद स्नो दी वो ब्लू रंग की हो, उसमें रंग डाल दिया हो, तो फॉल्स फॉल्स हो सकती है, बट नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। पॉइंट इज क्लियर? मैथमेटिकल नॉलेज एनालिटिकल होती है, जो कि प्रायरी टाइप होती है, और साइंटिफिक नॉलेज होती है सिंथेटिक टाइप, जो कि पोस्ट प्रायरी टाइप होती है। ठीक है? एक्सपीरियंस नॉलेज is always tentative and cannot exist prior to experience or conclude from the experience। ये हम through in mean time सीखते हैं साथ की साथ प्रेजेंट में। ठीक है? ये क्या था? एक्सपीरियंस नॉलेज। अब देख रहे हो ध्यान से, कहाँ गया ये रहा। नेगेटिव एनालिटिकल प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल ठीक बात है भाई। थोड़ा यहाँ पे सेल्फ होता ठीक होता, बट क्योंकि मैंने बताया ना इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट किया, फिर क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑफिशियल आंसर की में हिंदी में आया हुआ है, तो शायद थोड़ा सा कन्वर्जन में दिक्कत हो रखी है। कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल ठीक बात है। नेगेटिव सिंथेटिक प्रोपोजिशंस आर नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नेगेटिव सिंथेटिक प्रोपोजिशन फॉल्स हो सकते हैं, बट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकते कभी भी, ये मैंने आपको समझा दिया है अभी। पॉइंट इज क्लियर? तो इसका पहला ऑप्शन भी ठीक है कि जो नेगेटिव एनालिटिकल प्रोपोजिशन है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, और दूसरा है जो नेगेटिव सिंथेटिक प्रोपोजिशंस है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकते, वो फॉल्स हो सकते हैं। बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। समझ गए? समझ गए? तो इसका बोथ 1 and 2। चलो भाई, अब ना 9 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करते हैं। इज करेक्ट एज पर आरटी, आरटी के अकॉर्डिंग कौन सा है? सही है। स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, पहला पॉइंट गलत है। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट भी गलत है। नीदर वन नीदर टू, नीदर वन और टू। डैश इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज, एक व्यक्ति की क्रियाओं का एक समुच्चय है। थोड़ा सा यहाँ पे ना इंग्लिश लैंग्वेज है जो खराब हो रखी है, हिंदी में ठीक है। एक व्यक्ति क्रियाओं का एक समुच्चय है, बाकी मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ, सॉरी टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ, यहाँ पे ठीक लिखी हुई है ऑलमोस्ट लैंग्वेज। डैश इज अ सेट ऑफ एक्शंस ऑफ अ पर्सन, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सिर्फ 26% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सच इवेंट इज अ सेट ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्सन, क्या आप इवेंट करते हो? वैल्यू इज अ सेट ऑफ एक्शन, नहीं। क्राइटेरिया नहीं। सेट ऑफ एक्शन आपके रूल्स हैं। ये रूल्स हैं क्या क्या नहीं मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको ये जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। वैसे इसका उत्तर रूल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 2। 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 2। देखो भाई, सोसाइटी एक वेब रिलेशनशिप है। सोसाइटी के अंदर बेसिकली 3 रिलेशन होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, और टर्सरी होता है। प्राइमरी में हमारे बिल्कुल आसपास के लोग, जैसे माँ पापा बहन भाई आते हैं, हस्बैंड आता है, वाइफ सिस्टर आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं। सेकेंडरी में हमारे चाचा ताऊ मामा मामी के लड़के, या फिर लड़के फिर चाचा ताऊ आते हैं, बुआ फूफा, ये सब चीजें आती हैं। टर्सरी में जो हमारे परिवार से रिलेटेड नहीं होते, हमारे फ्रेंड्स, नेबरहुड, बाकी सारे लोग आते हैं। अब these social relations can be understood with role and status in society। रोल इज अ सेट ऑफ एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। रोल क्या है? सेट ऑफ एक्शंस जो आप परफॉर्म करते हो। अब डिपेंडिंग अपॉन सोसाइटियल कंटेक्स्ट आपके रोल चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एज अ टीचर आप स्कूल में जाओगे तो वहां पे आपका अलग रोल है, वहां पे आपके सेट ऑफ एक्शंस अलग होंगे, वहां पे आपका बिहेवियर अलग होगा। अगर आप घर आओगे तो वहां पे आपका सेट ऑफ एक्शंस या फिर आपके वहां बिहेवियर अलग होगा। प्लस आप दोस्तों में जाओगे तो वहां आपका सेट ऑफ एक्शंस और बिहेवियर अलग होगा। बेसिकली रोल डिपेंडिंग टू सोसाइटियल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट बदलते रहते हैं। ठीक है? तो रोल क्या है? सेट ऑफ एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल दैट वी परफॉर्म इन अ कोई भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका रोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एग्जाम ऑफ पासी टेस्ट, सब इनमें से कौन सा पासी क्रिएटिविटी टेस्ट का सब टेस्ट नहीं है? नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, इलेबोरेशन टेस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट, अनयूजुअल यूजेस टेस्ट, बेसिकली 5-6 इन्होंने टेस्ट दिए, मैं आपको समझाता हूँ सारे, और एक बार बस समझा दूंगा। एक बार आप इसका उत्तर दो पहले तो। इसमें ना मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, मुझे पता है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा रचनात्मक के मूल्यांकन में परीक्षण तकनीकों की तरह रचनात्मकता की पस्सी, पारसी लिखा हुआ है इसमें, पस्सी लिख लो,
पसी टेस्ट की उप परीक्षा नहीं है, इलेबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट एंड अनयूजुअल यूजेस टेस्ट। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 96, ये हम ऑलरेडी कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 96। देखो भाई, अगर आपको ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल देखो, बिल्कुल टॉपिक वाइज, जैसे मैंने ये सारी मार्क करी हुई है, मतलब समझाई हुई चीजें सारी। ठीक है भाई, पहली बात, जो गिलफोर्ड का जो टेस्ट मॉडल था उसे हमने बोला स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। एक तो पहली बात ये लिख लो। जो बकेर, मेहंदी और बीके पासी है, उन्होंने कुछ जो टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है उनके कुछ सब टेस्ट दिए। पहला सीरिंग प्रॉब्लम टेस्ट, उसमें क्या होता था, बच्चे को 4 क्वेश्चन मिलते थे, उसे क्या करना पड़ता था, किसी भी चीज के बारे में उसके डिफेक्ट लिखने हैं। क्या लिखना है, किसी भी चीज के बारे में उसके डिफेक्ट, प्रॉब्लम देखनी है उसके अंदर। दूसरा टेस्ट है अनयूजुअल यूजेस टेस्ट। इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन होते थे, कोई भी चीज दे दी, उसके यूजुअल जो होने चाहिए भाई, इसका क्या यूज है। फॉर एग्जाम्पल तौलिया, तौलिया का यूजुअल यूज क्या है, और उसको अलग से लिखने पड़ते थे अनयूजुअल टेस्ट, कि इस तौलिए का इस्तेमाल हम और किन किन तरीके से कर सकते हैं। तो ये अनयूजुअल यूजेस टेस्ट। थर्ड इज कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। उनसे ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी तड़कती भड़कती कुछ स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन पूछी जाते थे, जिसका उसे कॉन्सिक्वेंसेस बताना होता था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर खुद मान लो कि पूरे अगर दुनिया में सारे लोग पागल हो गए, या फिर एक दिन पूरी धरती पर डायनासोर्स आ गए, तो क्या होगा। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब स्टेटमेंट के बाद क्या होगा। इनक्विजिटिवनेस टेस्ट, कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म कर पा रहा है। परसिस्टेंसी टेस्ट, कि वो कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज लगातार निकाल पा रहा है। ठीक है, लास्ट इज इलेबोरेशन टेस्ट। वो जब स्टूडेंट्स आर गिवन इनकम्प्लीट फिगर्स एंड स्टूडेंट्स हैव टू ऐड डिटेल इन देम। इनकम्प्लीट फिगर दे दी और वो कितने अच्छी तरीके से उसे कंप्लीट कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेबोरेशन टेस्ट। पॉइंट इज क्लियर। तो ये चीजें थी, आपने खुद ही देखा इसके अंदर कि इलेबोरेशन टेस्ट भी है, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट भी है, अनयूजुअल यूजेस टेस्ट भी है, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट इसके अंदर नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर, ये इसका उत्तर है। ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ SC/ST हैज बीन प्रोटेक्टेड। देखो भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो मेन पॉइंट इज आपकी पॉलिटी कंप्लीट नहीं है। मैं पहले बोलता हूँ, एक तो आप पॉलिटी कंप्लीट करके रख लो, आपके पार्ट ए में काम आएगी एज इन जीके सेक्शन, और आपके पार्ट बी में काम आएगी इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के। ठीक है भाई, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हित का ख्याल रखा गया है। आर्टिकल 58 इज रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 12 इज रिगार्डिंग कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट के अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं। इंडिया एज इन स्टेट, इंडिया एज ए स्टेट उसकी बात करेगी, वो स्टेट नहीं आंध्र प्रदेश, मुंबई वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह। आर्टिकल 46 बच गया, आर्टिकल 23 बच गया। 23 में आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी गई है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बचा DPSP का एक आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 46 ही इसका उत्तर हो जाएगा। बस ऑप्शन एलिमिनेशन थ्रू आप आराम से कर सकते थे, बाकी आपको पता था आप वैसे कर देते, क्या दिक्कत थी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना इसको, पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 12 फंडामेंटल क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन ही गलत है इंग्लिश में। हिंदी में ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सिद्धांत के अनुसार 12 मूल गुण में से एक नहीं है, जो कि कार्ल जंग साहब ने दिए थे। अब सुनना इस बात को, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पर भी गलत है। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पर ही गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 12 बेसिक वर्चूज अकॉर्डिंग टू क्वालिटी थ्योरी। भाई ये क्वालिटी थ्योरी किस महान व्यक्ति ने बना दी, मेरे को ये बता दो। कहने का मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल आंसर की जो आई है उसमें हिंदी में आया, इन्होंने कन्वर्ट कर इंग्लिश में। अब वो क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज नहीं बच गई यार, क्वेश्चन ही खराब हो गए, यहाँ पे ऑप्शंस भी खराब हो गए, ये असल में ऑप्शन आए ही नहीं। समझ पा रहे हो, मतलब ठीक ठीक कोई ऑप्शन नहीं आया, कोई आया, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं, बट क्वेश्चन ही खराब हो गया। आप क्या उसका उत्तर दोगे, आप बताओ पहले बात। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, यहां पे ना बेसिकली ट्रेड थ्योरी की बात करी गई है। ट्रेड थ्योरी बेसिकली हमने 12 बेसिक फंडामेंटल क्वालिटीज मान लो, बेसिक वर्चूज मान लो, वो पढ़े थे। तो बताना है उन 12 में से जो ट्रेड थ्योरी है, उन 12 में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला है, ये दिया ही नहीं है असल में, बुरिशनेस आया है। दूसरा है इनसेंसिटिविटी, तीसरा है सर्जेंसी, चौथा है अनकन्वेंशनल या फिर असेंट्रिक। ये ऑफिशियल क्वेश्चंस आए होंगे बेस्ड ऑन
जो हिंदी की लैंग्वेज है मैंने ढूंढ के पता किया है कि ये आए होंगे भाई। इससे मुझे लगा बहुत टाइम मत्था सन गया मेरा इस क्वेश्चन में, खासकर वो ढूंढने में भाई असल वर्ड्स ही क्या आए होंगे। तो असल वर्ड्स ये आए हैं, बुरिशनेस, असंवेदनशीलता, सर्जेंसी, अनकन्वेंशनल या फिर ई-सेंट्रिक, ये क्वेश्चन है। अच्छा आप बोलो सर ये दो ऑप्शन कैसे हैं? भाई ये दो ऑप्शन ही आए थे, इसमें एक लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दो लिखे हुए हैं, एक्सटेसी एंड मैडनेस। हिंदी में असल में ये देखो, ये रहा, असल में सर्वी भ्रम और पागलपन आया है, तो इसी को ये अनकन्वेंशनल और असेंट्रिक आया। पॉइंट इज क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ चीज, बहुत सुंदर चीज दिखाऊंगा। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 11, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 11। 12 बेसिक ट्रेड्स, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये है ना वो कार्ल जंग साहब का, मैं से नाम गलत ले दिया, थोड़ा सा मेरे से भूल होगी, पता नहीं कैसे पुरानी हिसाब से। तो ये ट्रेड थ्योरी अलग से, ठीक है। इसमें बेसिकली सरफेस ट्रेड्स होते हैं और डीपर ट्रेड्स होते हैं। अब ये 12 बेसिक ट्रेड्स हैं, आप देख पा रहे हो 12 हैं, ये 12, ठीक है। अब ये आप बोलोगे सर ये वर्सेस में है, भाई कुल मिला के एक ही है, दूसरा इसका अपोजिट है बस। पहला है साइक्लोथीमिया, साइक्लोथीमिया बोलो, साइक्लोथीमिया बोलो, कुछ भी बोलो। साइक्लोथीमिया इज, ये लोग एक्सप्रेस इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत फ्रैंक होते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट मान लो। स्कीजोथीमिया रिजर्व्ड, थोड़ा वो मान लो इंट्रोवर्ट टाइप के। जर्नल मेंटल कैपेसिटी, ये इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं। दूसरे वाले उल्टे होंगे, अनइंटेलिजेंट, डल, सिंपल सी बात है, मेंटल डिफेक्ट होगा इनके। इमोशनली स्टेबल, ये फ्री ऑफ न्यूरोटिक सिम्टम। न्यूरोटिक मतलब होता है, मैं बताता हूँ आपको, न्यूरोटिक का मतलब अनस्टेबल, ठीक है। तो ये इमोशनली स्टेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं लाइफ में। ये बेचारे अनरियलिस्टिक होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, इनका कुछ नहीं पता, कभी इन्हें गुस्सा आ जाए, कभी इनका रोना आ जाए और कभी खुश हो जाए। फोर्थ इज डोमिनेंस, ये सेल्फ असर्टिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और एग्रेसिव होते हैं, लाइक लीडरशिप क्वालिटीज होती है इनके अंदर। ये बेचारे अपने शांत, वही है इंट्रोवर्ट वाली क्वालिटीज। सर्जेंसी, सर्जेंसी का मतलब है जो कि बहुत खुश रहे, चीयरफुल, जॉयस, ह्यूमरस, जो कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं। डिसर्जेंसी, डिप्रेस, पेसिमिस्टिक, डल, इंट्रोवर्ट। पॉजिटिव कैरेक्टर होता है एक्सट्रोवर्ट, प्रिजर्विंग होते हैं, अटेंटिव टू पीपल्स होते हैं, ये नेग्लेक्टफुल होते हैं बेचारे, वही इंट्रोवर्ट वाली बात है। एडवेंचरस साइक्लोथीमिया, इसमें क्या है, ये दूसरों से मिलना पसंद करेंगे, दूसरे सेक्स में इनका इंटरेस्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट वाली बात, ये उल्टी इंट्रोवर्ट वाली बात। विड्रॉन सीजियोथीमिया, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, सेंसिटिव, इमोशनली डिपेंडेंट, इमेच्योर, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस थोड़ा सा सोशल और अटेंशन सीकिंग होते हैं। ये मैच्योर होते हैं, टफ होते हैं, पोज्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट माइंडेड और सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा अब ना ये बात मानना कि ये कोई अलग कैटेगरी चल रही है, अलग कैटेगरी चल रही है, बेसिकली वर्चूज चल रहे हैं, बेसिकली ट्रेड्स चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई एक पूरी एक ही लोगों मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कैसा मतलब आगे पीछे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये, मतलब कहने का मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है, ये पूरी एक चीज है, ये पूरी अपने आप में एक चीज है, समझे इस बात को। तो इसको ऐसे मत मान लेना कि भाई लेफ्ट वाली एक चीज है, राइट वाली एक चीज है, ये अपने आप में जो एक पॉइंट है, ये अपने आप में एक पूरी चीज है। अब इसमें इसको अगर पहले कर देते और इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं है। तो इस चीज को ना दिमाग में मान के मत चलना कि अच्छा यार ये एक्सट्रोवर्ट की सारी चल रही थी तो अब एक्सट्रोवर्ट क्या इमोशनल डिपेंडेंट होंगे, नहीं भाई वो बात ही चल नहीं रही। ये 8वां पॉइंट है, इन्होंने अगर इसको इस साइड कर देते तो ये सड़ा जाता, सिंपल सी बात है, समझे इस बात को। बेसिकली ट्रेड्स की बात चल रही है, बस ये कहने का मतलब ये। इनका उल्टा, सेंसिटिव का उल्टा देखो, पॉइंट इज एग्जामिनर ने इसी के चक्कर में खेल दिया, यहां पे सेंसिटिव दिया हुआ है, इसके वर्सेस में कहीं इसने इनसेंसिटिव नहीं लिखा हुआ, बस वही इसने ऑप्शन में डाल दिया। सोशलाइज होते हैं, मैच्योर माइंड होते हैं, ये बुरिशनेस मतलब बहुत ही इसमें हिंदी लिखी है बुरिशनेस की, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज नंबर हिंदी में कौन सा था ये, तो हिंदी में निकालना, जैसे 11 पेज नंबर है तो शायद हिंदी में 15 ही मिलेगा आसपास, 3-4 पेज आगे कर लिया करो, अपने आप वही आ जाएगा, ये आएगा, है ना। तो अशिष्टता, बुरिशनेस का मतलब होता है अशिष्टता, तो अशिष्ट होते हैं, ऑकवर्ड होते हैं, क्लमजी होते हैं, क्रूड होते हैं, उल्टा सीधा बोलने वाले। ट्रस्टफुल, साइक्लोथीमिक, ट्रस्टफुल होते हैं भाई, इन पे भरोसा किया जा सकता है। ये पैरानिक्स होते हैं, पैरानसिक्स बोल लो, पैरेंसिस है बेसिकली, ठीक है। ये बोल लो क्योंकि थोड़ा सा ना फास्ट बोलता हूँ, 1 घंटा हो गया बोलते बोलते, फिर वो जल्दबाजी में उल्टे सीधे वर्ड निकलते हैं, पैरेंसिस बोल लो, ठीक है। इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता और ये जेलस होते हैं। ये बोहेमियन मतलब कि बहुत अनकन्वेंशनल, लोगों से हटके चलते हैं, इसेंट्रिक होते हैं, इसेंट्रिक का मतलब
क्योंकि लोगों से अलग हटके चलेंगे तो लोग इन्हें पागल ही बुलाते हैं। इसेंट्रिक फिटफुल होते हैं, हिस्ट्रिकल अपसेट, बेसिकली एकदम से इनका कभी मूड ऊपर हो जाएगा कभी नीचे हो जाएगा, दौरे पड़ जाएंगे, वो सब चीजें। कन्वेंशनली प्रैक्टिकल होते हैं और कन्वेंशनल होते हैं अनइमोशनल होते हैं। सफोस्टिकेशन बहुत लॉजिकल माइंडेड होते हैं, कूल होते हैं, है ना, और प्यार प्रेम से रहते हैं। ये सेंटिमेंटल माइंड के होते हैं और अटेंटिव टू पीपल होते हैं। तो बेसिकली एग्जामिनर ने ना आपके साथ बस खेल दिया इसमें, बुरिशनेस इसमें दिया ही हुआ है, तो बिल्कुल ठीक बात है। सर्जेंसी इसने दिया हुआ है, अनकन्वेंशनल या फिर इसेंट्रिक इसमें दिया हुआ है। खेलने का मतलब एग्जामिनर ने थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं मान लूंगा इसमें एग्जामिनर की गलती है, पर एज इन है भी और नहीं भी है। सेंसिटिव का उल्टा यहाँ पे कहीं पे इनसेंसिटिव, मतलब ये जो किन्हीं भी टर्म्स है आपने देखा कहीं पे भी ना इसमें इनसेंसिटिव का वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, बट वो एक कॉमन सेंस है कि भाई सेंसिटिव है, इसके वर्सेस में इनसेंसिटिव मिलेंगे, बट वो बस थोड़ा सा वहां खेल गया है आपके साथ ही, और आप चाह के भी इसका लाइक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। जो बुक में लिखा हुआ है बुक में लिखा हुआ है, इनसेंसिटिव नहीं लिखा हुआ भाई दिखा दे कहाँ लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो इसका उत्तर कौन सा, इनसेंसिटिव नहीं है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया, बुरिशनेस, सर्जेंसी, अनकन्वेंशनल, इसेंट्रिक, बाकी सारे हैं। जो हिंदी वाले हैं वो भाई मैंने आपको दिखा दिया, 502 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 14 पढ़ लेना। समझ पा रहे हो? मतलब जो हम पेज दिखाता हूँ हिंदी वाले क्या करना, 3 4 5 पेज आगे कर लेना, बस वो चेक कर लेना, बस वहां से आपको मिल जाएगा कंटेंट। शिक्षा और समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से किन विद्यार्थियों को प्रेषित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसमिटेड टू द स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? कि समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें ट्रांसमिट हो जाती है, कौन कौन सी चीजें आगे पहुंच जाती है? तो सोशल हिरार्की, बिल्कुल ठीक बात है भाई। सोशल जो हिरार्की है वो बढ़ती है आगे। आपको पता है हिरार्की चलती हुई आ रही है इंडियन सिस्टम में, जो वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण हो गए और शूद्र हो गए, है ना, ये बाकी जितनी भी चीजें, तो हिरार्की चलती आ रही है। फिर अमीर गरीब की हिरार्की मान लो यार, ठीक है। इनहेरेंट इनइक्वालिटी, इनहेरेंट इनइक्वालिटी मतलब जो भी असमानता चली आ रही है वो भी ट्रांसफर होती है। जब ही तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने हमें ये बोला, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि 2022 के सवाल में आया कि किस कमीशन या फिर किसने कहा कि जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये कमल्टेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ पास्ट है। ये अगर आपने 2022 के पेपर देखे हो तो पता हुआ, है ना। तो कमल्टेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ पास्ट मतलब ये जितनी भी आजकल आपको असमानता दिख रही है, डिस्टॉर्शन दिख रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिख रही है, वो आज नहीं बनी है, वो पिछले 100 150 300 साल से जुड़ती हुई आ रही है, और उसका रिजल्ट आज आपको दिख रहा है। तो जो इनइक्वालिटी है वो भी इनहेरेंट, मतलब वो भी ट्रांसफर होती जाएगी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो भी स्तरीकरण चल रहा है, भाई मैं ऊंचा तू नीचा, मैं तेरे से बड़ा तू मेरे से छोटा, ये भी ट्रांसफर होता है। पॉइंट इज क्लियर? तो ये तीनों के तीनों ट्रांसफर होते हैं। इसमें आप सभी ने उत्तर ठीक दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 12। We also transmit the biases and differences of our society, hierarchy, stratification and inherent inequality। यहां से क्वेश्चन आया है। ये पीली बॉर्डर, ये पैरी बॉर्डर साहब का आप इंतजार करो, आगे आने वाले क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा क्वेश्चन, और फॉलो फिर साहब का भी आप इंतजार करो, आगे आने वाले पेपर्स में क्वेश्चन दिखेगा इनका। पॉइंट इज क्लियर? चलिए आगे कहाँ गया, ठीक है। मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज कौन कौन सी हैं? समुदाय, परिवार, समान समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थान, ये सारे ही आप सभी को पता है, आप सभी ने इसका उत्तर सही दे दिया होगा, मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और इंडिविजुअल मेथड? बेसिकली इंडिविजुअल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और सब्जेक्टिव मेथड फॉर इवेल्युएटिंग पर्सनैलिटी? कौन सा नहीं है? पहला ग्राफोलॉजी, स्कोर कार्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, सोशियोमेट्री। तो ये तीनों हैं, ग्राफोलॉजी नहीं है। इसका क्वेश्चन मैं आपको, इसका क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पिछले पेपर में भी आया था, सेम ही है ना, तो ये ऑलरेडी मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 24, ये बार देख लेना। ग्राफोलॉजी यहाँ दिया हुआ है, बाकी सब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर ये दिए हुए, समझ। अच्छा अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो सब्जेक्टिव मेथड्स वो है जब कोई भी टेस्ट की परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन आपके एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आपका कल्चर कैसा है, बेस्ड ऑन आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी रही हैं, जब वो चेंज हो, बेस्ड ऑन आपकी फीलिंग चेंज हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव मेथड्स। देखो ऑटोबायोग्राफी अलग अलग हो सकती है, उसी हिसाब से अलग अलग नंबर मिलेंगे। केस स्टडी, समझ पा रहे हो, तो उसी हिसाब से इन सबको देखो आप। ऑब्जेक्टिव मेथड, आप किसी कास्ट, क्रीड, कल्चर, सेक्स कहीं से भी आ रहे हो, आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें एज सच आपके कल्चर की, आपके सेक्स के बारे में मतलब कोई वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, सबका ऑलमोस्ट सेम ही जजमेंट होगा। प्रोजेक्टिव, जो आप प्रोजेक्टिव का मतलब होता है जो आप कुछ करके करो, बाय थ्रू एक्शन वर्क, या फिर कुछ देख के, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव। ठीक है,
ठीक है, तो ग्राफोलॉजी है इसका उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। 120वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कनेक्टेड टू द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट इन मदर मोम। निम्नलिखित में से कौन से कथन में माँ के गर्भ से बच्चों के पर्यावरण से जुड़े हुए हैं? तो माँ के गर्भ के भीतर भ्रूण को प्राप्त पोषण और गुणवत्ता का और मात्रा, बिल्कुल ठीक बात है। गर्भ में बच्चे को कोई क्षति या दुर्घटना। तीसरा ऑप्शन है एकल बच्चा या कई बच्चे गर्भ में पाले जा रहे हैं। तो बेसिकली कौन कौन से चाइल्ड एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं जो कि माँ के गर्भ में होते हैं? तो पहला बिल्कुल ठीक बात है कि माँ किस हिसाब का न्यूट्रिशन खा रही है, तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा भी ठीक है भाई, जो गर्भ है उसको कोई डैमेज या फिर कोई चोट ना पहुंची हो, बिल्कुल ठीक बात है, वो भी मैटर करेगा। तीसरा इज सिंगल पेट में एक बच्चा की दो बच्चे, अगर एक बच्चे तो सारा खाना एक बच्चे बचेगा, अगर दो बच्चे तो वो बढ़ जाएगा, है ना? तो वो भी मैटर करता है। पॉइंट क्लियर। बाकी है ना, ऑलरेडी 506 ब्लॉक 1 पेज नंबर 15, 506 ब्लॉक 1 पेज नंबर 15 ये रहा। एनवायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ मदर। तो बेसिकली हमें इन चीजों, ये इन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए कि माँ की फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, पेट में एक बच्चा है कि दो बच्चे हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी क्या मिल रही है न्यूट्री एम्ब्रॉय को या फिर जो पेट में बच्चा है उसको, है ना? क्या उस बच्चे को कोई अभी तक हार्मफुल रेडिएशंस का सामना देखने को मिला है कि नहीं मिला? डिलीवरी कैसी हुई है, नॉर्मल की अब नॉर्मल मतलब जो कि चाहे तो पहले हो चाहे बहुत दिनों बाद हो वो। एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द होम, कोई डैमेज पहुंचा, कोई एक्सीडेंट हो, तो ये तीनों पॉइंट इसके उत्तर है। ठीक है, आप सभी ने उत्तर ठीक दे दिया होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, आज हमने कवर कर लिए हैं 500 नहीं, डिसिप्लिन 1 आज हमने कवर कर लिया है। कल हम बढ़ेंगे डिसिप्लिन 2 पे और वहां से हम करेंगे अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। प्लस क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बता दिया करो, इसी का वेट करता रहता हूँ मैं। यहाँ पे 1 घंटा बोल लिया, बैंड लिया, कुछ रिजल्ट तो मिले उसका। और लाइक कर दिया करो, लाइक करने के बाद हाइप भी कर दिया करो। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।